जय हिंद साथियों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक की इकाई 2 परमाणु संरचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके हल को देखेंगे हम किस तरह से उनके आंसर, वैसे तो इस PDF में इसके आंसर गिवन हैं, पर फिर भी ये आंसर किस तरह से आए हैं उनको हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारे पास, 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं। त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड, नोड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है त्रिज्यीय नोड और दूसरा होता है कोणीय नोड। यहाँ दोनों से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है। त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। त्रिज्यीय नोडों की संख्या निकालने के लिए हमें n-1 - l फार्मूला यूज़ करना होता है और कोणीय नोड l की संख्या ही होती है, l की संख्या। अब यहाँ पे l आप लोग जानते हैं, l यहाँ हमारे लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है हमारे लिए l। ठीक है, तो त्रिज्यीय नोडों की संख्या के लिए हम n-1 - l और कोणीय नोड की संख्या के लिए हम l की संख्या फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास में कितने नोड होंगे ये निकल कर आ जाता है। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। तो 3p को आप देखिए, 3p में 3 जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है, तो यहाँ n का मान 3 दिया हुआ है। और l के मान के लिए s, p, d और f में s का मान l के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए ये 3 होता है। तो इस तरह से यहाँ p दिया हुआ है, इसका मतलब l का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास में 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड हैं इनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए, n-1 - l, इसमें हम मान रख देंगे। n के लिए 3 वैल्यू है यहाँ, फिर -1, फिर माइनस l के लिए भी यहाँ वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है यहाँ पे 1, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे। तो कोणीय नोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, l की संख्या, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या की अगर हमें संख्या फाइंड हो जाए तो हम उसमें आंसर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4d, तो 4 तो होता है n का मान, और d जो है, d में l के लिए क्या मान होता है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है देखिए 2। ठीक है, तो l का मान कितना आया, 2। तो यहाँ पे l का मान आ रहा है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसका सही संवेग का मापन अनिश्चित है। तो अनिश्चित है, ये किसका सिद्धांत है, ये हमने पढ़ चुके हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कक्षकों की संख्या फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, कक्षकों की संख्या फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n²। तो यहाँ पे हमें पूछा है तीसरी कक्षा के लिए, यानी n का मान हमारे पास में 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कैसे होगा आप समझ सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं, तीसरी कक्षा में 3 सबसे लाते हैं, एक S, 3p, 3d। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, S में एक कक्षक होता है जो कि एक डिब्बा बनाता है,
पी में 3 कक्षक होते हैं, इस तरह से 3 डिब्बे बनते हैं, और डी में 5 डिब्बे होते हैं जो इस तरह से होते हैं, 4 और ये 1 5। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 5 और ये 4 9। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो आयरन है Fe इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 और Mn इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। अब इसमें से 3 यहाँ पे 3 प्लस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इसमें 2 प्लस दिया हुआ है, यानी से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे इन दोनों संख्याओं का मान बराबर आ रहा है, यानी 23 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, के सेल या कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में, या आप इसे बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण रहेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है +½ और एक का मान होता है -½ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता स्पिन क्वांटम संख्या में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से प्रेजेंट करते हैं, इसमें माइनस की भी संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसमें l की वैल्यू 3 है तो इसमें ये -l से +l तक इसमें संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए l की वैल्यू 3 है तो m का मान क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इतनी संख्याएं, इस तरह से इसमें हम यह कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निकेल 2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमारे पास में निकेल के का परमाणु क्रमांक गिवन है 28। तो अगर हम निकेल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d से पहले 4s आता है 4s2 और बचे वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो 3d8। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, और यहाँ डी में 5 कक्षक होते हैं, कक्ष होते हैं। तो ये 5 डिब्बे में यहाँ बना दे रहा हूँ, 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि है यहाँ पे 8। तो अब ये उल्टे क्रम में भी भरे जाएंगे, 6 7 और ये 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें कहा है कि निकेल 2+ आयन, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो अंतिम कोष जो होता है यही कोष क्या कहलाता है, अंतिम या संयोजी कोष कहलाता है। तो यहाँ से हमने क्या किए, संयोजी कोष, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गए। अब बचे यहाँ पे 3d8। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पोटेशियम परमाणु क्रमांक
19 के 72 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं हैं। तो हमें सबसे पहले देखना ये होगा कि 72 इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में या किस कक्षा में गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की ज़रूरत है। पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम कोष या संयोजी कोष क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 4s1। तो आप अब क्वांटम संख्याएं देखते हैं। इसमें ये जो 4 होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है। तो n का मान हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है 4। s जो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या l के लिए, देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या, इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं का मान को यहाँ पे ऑप्शन में देखते चलेंगे, जिससे हमें कम समय लगेगा। जैसे कि देखिए हमारे पास में n का मान 4 आया, इसका मतलब यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाते हैं, a और c, क्योंकि यहाँ n का मान 2 और n का मान 3 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में समस्या सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में है। तो अब हम क्या करेंगे, l के मान को देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो n का मान भी 4 दिया है और यहाँ पे भी n का मान 4 दिया है। तो अब हमें अगर l का मान फाइंड हो जाए तो हम इस आंसर को फट से टिक कर लेंगे, आगे निकल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे l का मान क्या दिया हुआ है, l क्या है, l के लिए आप लोग l को बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, और इसमें s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष के लिए s के लिए 0 मान होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 मान होता है l का। तो l में यहाँ आप देख रहे हैं s के लिए कितना है, 0। तो l का मान यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है 4s1 है ना। तो यहाँ पे s उपकोष है तो l का मान कितना आया, 0। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डी में l का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए पहले से ही गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 2l+1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण क्या होता है। तो उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाला विकिरण रेडियो तरंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक और समभारिक आप लोग जानते हैं, समस्थानिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक तेल पर बूंद आवेश 6.39 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। तेल बूंद में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए इससे हम निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बट आएगा कैसे ये हमें ज़रूरी है पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक बूंद तेल में कितने आवेश हैं ये गिवन है, यानी कि हमारे पास आवेश गिवन है Q का मान, तो ये कितना दिया है 6.39 गुणा 10⁻⁻19। ठीक, अब हमें क्या है, आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने कूलम होता है, ये हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q और E का मान दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q = N × E। तो Q की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 6.39 × 10⁻⁻19 कूलम एंड इक्वल टू N की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो N का मान हमें निकाल लेंगे इससे। E की वैल्यू दी हुई है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक, तो अब इसका क्या कर देंगे हम पक्षांतर, तो यहाँ आ जाएगा N = 6.39 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ पे ये इस तरह से सॉल्व होगा, और इसे आप अगर आगे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास में आती है 3.99, जो अप्रोक्सीमेट किसकी वैल्यू के बराबर है, 4 के बराबर। इसीलिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर
डी सही होगा और इसका आंसर आएगा 4। तो एक बूंद तेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 4D इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है? ठीक पिछले प्रश्न की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पर दिया हुआ है 4D, 4D ये दिया हुआ है, इसका मतलब n का मान तो हमारे पास में कितना दिया है? 4, क्योंकि पहला ये जो 4 जो होता है या जो संख्या जो होती है सब सेल के साथ ये n की मान होती है, मुख्य क्वांटम संख्या की मान होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन में सब में 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो अब हम क्या करेंगे? L यानी कि द्विघांसी क्वांटम संख्या को ज्ञात करेंगे। अब L के लिए आप लोग जानते हैं पहले से कि L में S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1, D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए 3 मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? L के मान 2 देखेंगे। तो L का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। यहाँ 2 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ये ऑप्शन कट हो जाएगा, फिर यहाँ 2 दिया हुआ है ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, B और D। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसमें m का मान देखेंगे। तो m का मान मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया हूँ। m का मान क्या होता है? -l से +l तक होता है। ठीक है, तो -l से +l तक होता है। l का मान क्या आया है हमारे पास में? यहाँ पे l का मान 2 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा? -2, -1, 0, 1 और 2। तो क्या इनमें से कोई वैल्यू यहाँ इन ऑप्शंस में दिख रही है? तो ये देखेंगे D में भी 1 है और B में भी 1 है, यानी कि अब हमें नेक्स्ट क्वांटम संख्या में जाना पड़ेगा। तो इसका मान m का मान कितना आया है? 1। नेक्स्ट क्वांटम संख्या क्या होती है हमारे पास में? चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसमें एक का मान प्लस का हाफ होता है और एक का मान माइनस का हाफ होता है। ठीक है, तो आप स्पिन क्वांटम संख्या के इस गुण को जानते हैं, इस वजह से आप यहाँ क्या देखेंगे? चेक करेंगे ओनली +1 या प्लस हाफ या माइनस हाफ किस वाले ऑप्शन में है। तो आप यहाँ पे B ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ S का मान कितना दिया हुआ है? 0, जबकि यहाँ पे S का मान माइनस का दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन में दिए गए और द्विघांसी क्वांटम संख्या L का मान क्या होगा? तो द्विघांसी क्वांटम संख्या L का मान हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें सोडियम परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कोष या संयोजी कोष कौन सा आ रहा है? 3s1। तो n का मान तो यहाँ पे 3 है। s उपकोष के लिए आप लोग जानते हैं l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ, ये रहा है ना। L के लिए या द्विघांसी क्वांटम संख्या के लिए S उपकोष में 0, P उपकोष में 1, D उपकोष में 2 और F उपकोष में 3 मान होता है। तो S उपकोष आ रहा है यहाँ, इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी? 0। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास Fe3+ आयन में Fe का परमाणु क्रमांक 26 दिया हुआ है, इसमें D इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अभी इसके पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया था, उसमें लास्ट उपकोष आ रहा था हमारा 4s2 और 3d8। ठीक है, इस तरह से आ रहा था। तो अब आप यहाँ देखिए D इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। पर आप क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इसमें दिया है आयरन 3+ आयन। 3+ मीन्स क्या होता है? इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? एग्जिट कर दिए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो जब यहाँ 8 में से आप 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो आपके पास में डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ओनली 5। तो इसका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है हमारे पास में? परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न द्वारा निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 4l+1। इसके लिए फॉर्मूला होता है 4l+1। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की
तीव्रता की समानुपाती होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से हमने इस वीडियो में चैप्टर 2 या यूनिट 2 के प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।